हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जानने से पहले हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो किस लिए यूज़ होता है, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होता है। साथ ही ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को, और एक क्विक रिस्पॉन्स देता है कोई भी स्टिमुलस अगर जनरेट होता है तो। अब इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले जो दो टाइप की नर्व्स होती है। एक तो सेंसरी नर्व्स होती है और एक मोटर नर्व्स होती है। सेंसरी नर्व्स क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है, और उसका रिस्पॉन्स है वो मोटर नर्व उसका रिस्पॉन्स ब्रेन से बॉडी तक लेके आती है। और इसके बाद तीसरी बात होती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एनालिसिस होता है, यानी कि ब्रेन एनालाइज करता है और उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को मतलब सिग्नल देता है कि हमें आगे क्या करना है। अब जैसे नर्वस सिस्टम दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है सीएनएस, एक है पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस मतलब कि मोटर। पीएनएस में दो टाइप आते हैं, एक तो मोटर नर्वस सिस्टम और एक सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटर में दो टाइप होते हैं, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी के वो कंट्रोल करता है वाया स्केलेटन सिस्टम। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ऐसे मूवमेंट्स को इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बोलते हैं, वाया ऑर्गन, स्मूथ मसल्स एक्सेट्रा। अब ये भी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में, यानी कि एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन जब आ जाती है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब हमें इस यूनिट में पढ़ना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी को। अपनी जो इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल बॉडी है उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ये सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइजेशन भी अपने आप हो रहा है, सलाइवा प्रोडक्शन अपने आप हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का रिलीज़ अपने आप हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें अपने आप हमारी बॉडी में होती है वो कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप्स में क्लासीफाई है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, जब हमारी बॉडी एबनॉर्मल कंडीशन में आती है, हम कह सकते हैं फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में जब होती है, ठीक है, जब हमारा एकदम से हमें डर लगता है या फिर कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है इमरजेंसी कंडीशंस में। ठीक है, तो जब हमें डर लगता है, मान लो कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, तो एकदम हमें डर लगेगा और हम भागेंगे, तो हमें डर लगेगा तो हमारी हार्ट बीट क्या होगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो हमारा जो डाइजेशन रेट होगा वो कम हो जाएगा। और जब डर लगता है, जब हमारा मुंह ऐसा लगता है ना बिल्कुल सूखा गया है, तो वो वहाँ पे क्या सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो सलाइवा को प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है इस केस में। तो ये सारी हम बातें लिख सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब हमारी बॉडी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से वापस जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, इस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, डाइजेशन रेट स्लो हो जाता है, डाइजेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और सलाइवा का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हमें कुछ बातें जान लेनी है न्यूरॉन और सिनेप्स के बारे में। यहाँ पे मैं न्यूरॉन का डायग्राम बना देती हूँ। ये है हमारा इस टाइप से न्यूरॉन, इस तरह का दिखता है। ऐसे ही रफ डायग्राम है ये। तो ये जो है
ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना इसे ब्रांच स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है ये है हमारा एक्सॉन, और ये है नर्व एंडिंग। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स जो है सिग्नल रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, फिर इम्पल्स जाता है हमारा साइटोप्लाज्म में, फिर फर्दर ये इम्पल्स जो है वो आगे एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाता है। फिर यहाँ पे नर्व, ये जो यहाँ वाला जंक्शन है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का, उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। देखो इसको मैं समझाती हूँ एक डायग्राम की मदद से। जैसे कि ये है हमारा एक न्यूरॉन, ये है हमारा एक न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, फिर ये है हमारा दूसरा न्यूरॉन और इसका ये एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये क्या यहाँ ये जो इसका नर्व एंडिंग है, फर्स्ट न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है और जो सेकेंड न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, उसके बीच में ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ से सिग्नल आया, इस न्यूरॉन से होते हुए ये सिग्नल गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो केमिकल सिग्नल्स में बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। इस एंड से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा और वो इस डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उस पर जाके बाइंड करेगा, और फिर आगे ये अब दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंच गया है, फिर वापस ये आगे इस न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेगा, वापस से यहाँ पे दूसरा सिनेप्स आएगा, यहाँ पे केमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाएंगे, केमिकल सिग्नल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और इस तरह से नर्व कंडक्शन आगे पूरी बॉडी में होता है। और यहाँ हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट है ऐसे, और ये कुछ ही सेकेंड्स में ये प्रोसेस होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट से होती है, इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये था हमारा नर्व कंडक्शन का पूरा प्रोसेस। अब जान लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे जो केमिकल सिग्नल यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो किसकी मदद से हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से हुआ। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर यानी कि ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। तो कैसे न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होती है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेंजर्स है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अक्रॉस अ सिनेप्स। सिनेप्स में ही ये सारी प्रोसेस होती है। अब दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होते हैं एक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरे पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। सिंपैथेटिक वाले को बोलते हैं हम एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, और पैरासिम्पैथेटिक वालों को बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं SA, यानी कि सिंपैथेटिक में एड्रीनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक डिवीजन है ये एक साथ होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। कैसे, एंटागोनिस्टिकली, यानी कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो ये वाले एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, और अगर रेस्ट की कंडीशन है तो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। ऐसे ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। और जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं कैटाकोलामाइन। ठीक है, कैटाकोलामाइन में भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं, जैसे कि डोपामीन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का एक और नाम है एड्रीनलिन, ये आपको याद रखना है। नॉन एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, अब सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर को हम ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले डोपामीन। डोपामिन कब रिलीज़ होता है, जब हमें प्लेजर की कंडीशन होती है, यानी कि जब हमें अच्छा फील होता है, जब डोपामिन रिलीज़ होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ प्लेजर। ये एडिक्शन के केसेस में भी ये डोपामिन रिलीज़ होता है, मूवमेंट में भी और मोटिवेशन में भी। अब जैसे कि किसी एक पर्सन का रिपीटेड बिहेवियर है जिससे जो वो रोज़ करता है, तो उस समय क्या रिलीज़ होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है। अब
इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे बहुत सारे लोगों को चाय और कॉफ़ी पीने की आदत होती है, तो जब तक वो मतलब दिन भर में एक टाइम होता है जब उनको वो चीज़ चाहिए, तो उसकी क्या हो चुके हैं, वो एडिक्टेड हो चुके हैं। तो जब वो चाय कॉफ़ी नहीं पी लेते जब तक उनको अच्छा फ़ील नहीं होता है, और जैसे ही चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो अच्छा फ़ील होने लगता है। तो उस समय अच्छा फ़ील क्यों होता है? क्योंकि डोपामिन रिलीज़ होता है बॉडी में। ये हमारा था डोपामिन। फिर नॉन एपिनेफ्रिन, इसको नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? जब हमारा अटेंशन या फिर रिस्पॉन्डिंग की कंडीशन होती है, यानी कि हमें अटेंशन देनी है किसी चीज़ पे, तो वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। नाउ इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन, इसको एड्रिनलिन भी बोलते हैं। आगे हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एड्रिनलिन फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में रिलीज़ होता है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, लीडिंग टू फिजिकल बूस्ट एंड हाइटनिंग अवेयरनेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो है कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन का हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस, साथ ही कैटाबॉलिज्म भी पढ़ेंगे। अब कैटाकोलामाइन है क्या? ये मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर है। मोनो अमीनो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, ठीक है, जो कि किससे अटैच्ड है? कैटाकोल रिंग से अटैच्ड है। देखो ये है हमारी कैटाकोल रिंग, जिसमें यहाँ पे 2 OH जुड़े होते हैं एक बेंजीन से। तो ये है कैटाकोल रिंग, और ये है हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन, और इसके साथ अमीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? अमीन बोलते हैं इसको। NH2 को क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। तो जब इसको और इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये कैटाकोल रिंग में ये अमीन जुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया? कैटेकोल प्लस अमीन इज इक्वल्स टू कैटाकोलामाइन बन गया, ठीक है। अब हम इसकी बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं कि कैटाकोलामाइंस बनते कैसे। अब कैटाकोलामाइंस में हमने बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स के बारे में देखा था, जैसे कि एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। ये सारी ही कैसे बनते हैं, कैसे सिंथेसिस होते हैं, वो हम बायोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अब ये कहाँ होता है? इसका बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन होता है हमारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के अंदर। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे ANS में होंगे। ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। साथ ही एड्रिनल मेड्यूला में भी इसका सिंथेसिस होता है। देखो ये है इसका सिंथेसिस। ये सबसे पहले हमारा फिनाइल एलानिन बना, फिर टायरोसिन बना, फिर डोपा बना, फिर डोपामीन बना, फिर बना हमारा नॉर एपिनेफ्रिन, और फिर बना एपिनेफ्रिन। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फिनाइल एलानिन। क्या बनाएंगे? फिनाइल एलानिन। अब यहाँ पे हमने ले ली एक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना दी। बेंजीन रिंग से हमने CH2 जोड़ा, फिर CH और फिर NH2। अब CH में यहाँ पे जोड़ेंगे हम COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बने जोड़ेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? फिनाइल एलानिन का हो गया। अब हम यहाँ पे एक एंजाइम ऐड करेंगे, फिनाइल एलानिन हाइड्रो ऑक्सीडेज, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल क्या होता है? OH, यानी कि हमको इसमें क्या ऐड करना है? फिनाइल एलानिन में OH ऐड करना है। तो OH हम कहाँ पे ऐड करेंगे? हम OH ये वाली पोजीशन पे ऐड करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा कैसा लिख देते हैं। सबसे पहले हमने बनाई बेंजीन रिंग, इस वाली पोजीशन पे OH जोड़ दिया, और बाकी पूरा कंपाउंड ऐसा कैसा लिख देंगे, CH2 CH COOH, फिर यहाँ पे NH2, ये यहाँ पे 2 आएगा, NH2, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा जो बना, ये क्या बन गया? टायरोसिन। इसको क्या बोलते हैं? टायरोसिन। अब वापस से हमने एक एंजाइम लिया। कौन सा एंजाइम लिया हमने? टायरोसिन हाइड्रो। बस हमको ये जो है ये वाले कंपाउंड में यहाँ पे एक एंजाइम जोड़ देना है, तो वो मतलब एक नया एंजाइम बन जाएगा। तो टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीडेज,
हाइड्रोक्सीडेज। अब हाइड्रोक्सीडेज से हमें समझ आ गया कि यहाँ पे फिर से हमको OH जोड़ना है। इस बार हम OH कहाँ पे जोड़ेंगे, इस बार हम ये वाली पोजीशन पे OH जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे OH लगा देते हैं। ये है हमारी बेंजीन रिंग, ये यहाँ पे OH, ये यहाँ पे एक और OH आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे ये एंजाइम यूज़ करा। फिर यहाँ पे बाकी पूरी चेन्स एज इट इज़ लिख देते हैं, CH2 CH NH2, और ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया COOH। अब क्या करेंगे, हम इसका डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से क्या रिमूव करना है, यहाँ से हमको CO2 रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने एक एंजाइम ले लिया जिसका नाम है, अब ये इस कंपाउंड को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डोपा। ठीक है, डोपा से क्या बनता है, डोपामिन बनता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज। डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज में हमने ये यहाँ पे CO2 को रिमूव कर दिया, ये हमारी एज इट इज़ बना देंगे CH2 CH, फिर CH2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक H बचा, ये यहाँ का जो एक H बचा था ना उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे NH2 एज इट इज़। अब ये क्या बन गया, डोपामिन बन गया, डोपामिन। यहाँ पे कुछ नहीं करा है हमने, सिर्फ यहाँ पे जो CO2 था वो हटा दिया है, और उसका एक H जो बचा था यहाँ वाला, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये CH, पहले CH था तो यहाँ पे CH2 हो गया, बाकी पूरा कंपाउंड सेम है। अब नेक्स्ट, अब हम इसमें बीटा हाइड्रोक्सीडेज एंजाइम लेंगे। हाइड्रोक्सीडेज से हमें समझ आ गया हमको फिर से OH जोड़ना है, और OH कहाँ जोड़ना है, इस बार बीटा पोजीशन पे जोड़ना है। तो बीटा पोजीशन क्या होती है, देखो ये है हमारा अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है वो होगा अल्फ़ा कार्बन, और उसके बाद वाला जो होगा वो होगा बीटा कार्बन। तो हमें यहाँ पे जोड़नी है हमारे OH को यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एज इट इज़ ये बना दी, कैटाकॉल रिंग बना दी, ये 2 OH जोड़ दिए। अब ये यहाँ पे जो हमें बीटा पोजीशन पे करना है, तो यहाँ पे CHOH हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी पूरा कंपाउंड सेम हम ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड बना है ये क्या बना है, हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बना है। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या बनेगा, एपिनेफ्रिन बनेगा। किसकी प्रेजेंस में बनेगा, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एन मिथाइल ट्रांसफरेज मतलब कि यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है, CH3 ग्रुप जोड़ना है। तो CH3 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, हमारा ये इसके आगे जुड़ेगा, NH2 के बाद जुड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे ये एक हमने कैटाकॉल रिंग बना दी, OH जोड़ दिया, एक और OH जोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने CHOH हमारा जुड़ गया था, फिर यहाँ पे CH2, फिर NH। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ का एक H रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक N और एक H बचेगा, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, क्योंकि हमने मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज़ किया है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये हमारा बन गया एपिनेफ्रिन। आई होप इसकी सिंथेसिस आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन में हमने हाइड्रोक्सीडेज एंजाइम को ऐड किया, तो यहाँ पे एक OH जुड़ गया। फिर ये बन गया टायरोसिन। टायरोसिन में हमने फिर से एक हाइड्रोक्सीडेज एंजाइम ऐड किया, तो यहाँ पे एक और OH लग गया, ये बन गया हमारा डोपा। फिर डोपा के बाद हमें डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऐड करना है, तो यहाँ पे यहाँ का जो CO2 है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 बच जाएगा सिर्फ, तो ये बन गया हमारा डोपामिन। फिर हमें क्या करना है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सीडेज एंजाइम, मतलब हाइड्रोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, यानी कि फिर से एक OH जोड़ेंगे। इस बार हम बीटा पोजीशन पे ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन का एक और नाम क्या है, नॉरएड्रेनालिन। और फिर हमने इसमें एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा एपिनेफ्रिन बन गया। इस तरह से हमारे
की सिंथेसिस होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ये हमारा एक नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, इसको हमने जूम करके बताया है। और ये है हमारा दूसरा नर्व, यानी कि दूसरा न्यूरॉन है जिसकी स्टार्टिंग है ये, यानी कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, यानी कि सिनेप्स के पहले वाला और ये सिनेप्स के बाद वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये सब काम कहाँ हो रहा है, हमारे न्यूरॉन के अंदर ही हो रहा है। तो सबसे पहले टायरोसिन बनेगा डोपा में, डोपा कन्वर्ट होगा डोपामिन में, डोपामिन कन्वर्ट होगा नॉर एपिनेफ्रिन में। जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो वेसाइकल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, यानी कि स्टोर मतलब बनने के बाद वहाँ पे सेफली स्टोर रहता है। अब ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो जब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होगा और मिथाइलेटेड, यानी कि उसमें मिथाइल हम एक और जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन क्या करेगा, ये क्रोमैफिन ग्रेन्यूल्स में जाके चला जाएगा, एंटर हो जाएगा और वहाँ पे स्टोर रहेगा। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वेसाइकल्स से बाहर निकलेंगे। ये यहाँ पे वेसाइकल्स बहुत सारे हैं मान लो, तो ये वेसाइकल्स जब ये इसके कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ हो गए। फिर ये जो यहाँ पे रिसेप्टर्स है, ये जो दो रिसेप्टर्स दिखाई देते हैं, एड्रीनर्जिक मतलब नर्वस सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो या तो ये अल्फ़ा से जाके बाइंड करेंगे या फिर बीटा से जाके बाइंड करेंगे। ये दोनों ही रिसेप्टर्स के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। अब एड्रीनलिन क्या होता है, एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो तो वो ये एड्रेनलिन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा रिसेप्टर से और उसका एक्शन शो करेगा। अब कैटाबॉलिज्म, अब अगर वो रिसेप्टर से बहुत देर तक बाइंड ही रहता है तो क्या होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्शन शो करने लग जाएगा। अब हमें अगर हार्ट बीट को कम करना है तो अब बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट अगर कम हो गई ये वाले मतलब ड्रग्स लेने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल में करना ज़रूरी है। तो इसका कैटाकोलामाइन का कैटाबॉलिज्म यानी कि रिमूव होना भी ज़रूरी है बॉडी से, ठीक है। तो जो रिमूवल ऑफ कैटाकोलामाइन या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, उसका एक्शन को बंद कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हम कैटाकोलामाइन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, दो एंजाइम की हेल्प से करते हैं। अब दो एंजाइम कौन कौन से हैं, एक तो माओ MAO और एक है COMT COMT। माओ का फुल फॉर्म है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, डीअमीनेशन करवाता है, ठीक है, यानी कि अमीन ग्रुप ये रिमूव कर देता है। और COMT यानी कि कैटाकॉल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करवाता है, मिथाइलेशन करवाता है रिंग में, यानी कि CH2 या फिर दूसरे ग्रुप्स को जोड़ देता है, CH3 को जोड़ देता है ग्रुप में। फिर देखो यहाँ पे ये हमें कैटाबॉलिज्म में ये पूरा बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन का स्ट्रक्चर हमने अभी सिंथेसिस में पढ़ा और एड्रीनलिन का भी स्ट्रक्चर हमने सिंथेसिस में पढ़ा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम बना देंगे। फिर इसमें सबसे पहले हम COMT एंजाइम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा। मिथाइलेशन कहाँ होगा, इस पोजीशन पे मिथाइलेशन होगा। तो यहाँ पे जो O था और H था, तो H की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, बाकी पूरा कंपाउंड सेम। इसको क्या बोलेंगे, नॉर मेटाएफ्रिन। अब इसमें हम MAO एंजाइम जब ऐड करेंगे, यानी कि हम इसमें डीअमीनेशन करें, यानी कि अमीन ग्रुप को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे CHO बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे CHOH और CHO हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा 3,4 डाइहाइड्रोफिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड लग गया। अब एड्रीनलिन में जब हम माओ एंजाइम ऐड करेंगे तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जब हम COMT एंजाइम करेंगे तो ये इस वाली पोजीशन पे CH3 यानी मिथाइलेशन हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा ये वाला ऐसा के साथ लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, मेटाएफ्रिन बन गया, मेटानेफ्रिन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।